हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेसीआरटी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम लोग पहले आज इतिहास को कवर करेंगे। इतिहास में जितने भी चैप्टर्स आपको दिया हुआ है उतने सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में इससे जो भी क्वेश्चन आए आप लोग अच्छे तरीके से इसे बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सभी दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज हम आधुनिक भारत इतिहास में शिल्प और उद्योग से संबंधित चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता है कि इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन आएंगे? तो नहीं पता है तो मैं आपको बता दें, आपको इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला अति लघु उत्तरीय यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर लघु उत्तरीय जो कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और एक अति लघु उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय जो कि 2 नंबर का आएगा, और लघु उत्तरीय जो कि 3 नंबर का आएगा, और दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 नंबर का आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि शिल्प और उद्योग चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी अभियंत्रणा संयंत्र यानी HEC की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1958 में की गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1954 में किस जगह पर स्थापित हुई? तो इसका आंसर होगा बम्बई में, जो कि अभी मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? इसका आंसर होगा पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, मलमल या फिर मसलिन क्या है? तो इसका आंसर होगा बारीक सूती कपड़ा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अहमदाबाद। 7 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? या फिर इसका और भी एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? इसका आंसर होगा कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? इसका आंसर होगा पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। भारत के दक्षिण भाग में मद्रास के उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ और भी सूती कपड़ा बुनाई केंद्र थे। पश्चिमी तट पर बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो इसका उत्तर होगा यूरोप में भारतीय कपड़ों, विशेषकर सूती कपड़ों जो बुनकरों द्वारा निर्मित होता था, की भारी मांग थी। इन वस्त्रों में सूती वस्त्र, मसलिन, कैलिको, छींट आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, जामदानी क्या है? इसका उत्तर होगा जामदानी एक तरीके का बारीक मलमल होता है, जिस पर करघे की सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं और जिसका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता है। बुनाई में सूती और सोने के धागे का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बंडाना क्या है? इसका उत्तर होगा बंडाना हिंदी में बांधना शब्द से निकला है। यह गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार ग्लूबंद के लिए इस्तेमाल होता था। बंडाना एक प्रकार का डिज़ाइन होता था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर होगा 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा एवं इस्पात उद्योग पनपने के कारण एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जिसे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। 13 नंबर क्वेश्चन है,
स्पिनिंग जेनी क्या है और इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर होगा स्पिनिंग जेनी एक सूत कातने वाला मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 में जॉन ने किया था। इस तरीके से हम लोगों का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? इसका उत्तर होगा बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिए। इन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर होगा ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, अब भारतीय कपड़े का यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ा। दूसरा है, भारत द्वारा उत्पादित कपड़ों की बिक्री पर सीमा शुल्क निर्धारित किया गया। तीसरा है, विदेशी बाजार से भारतीय कपड़ों की बिक्री पर पाबंदी के कारण हजारों बुनकर बेकार हो गए। चौथा है, भारतीय बाजार में ब्रिटेन में बने सूती कपड़े की भरमार हो गई क्योंकि ब्रिटेन में निर्मित वस्त्र बहुत ही सस्ते थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था? इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लौह कवच को भी आसान से चीर सकती थी। इस तलवार में यह विशेषता कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण वुड्स स्टील बेहतर माना जाता था। 4 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा? इसका उत्तर होगा औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न क्षेत्रों पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दे दिया। कारखानों में कार्य हाथ के स्थान पर मशीनों से होने लगे और छोटे कारीगरों के स्थान पर पूंजीपति श्रेणी ने ले लिया। इस क्रांति से कुटीर उद्योग का विनाश हो गया जिससे कि बहुत सारे मजदूर बेघर हो गए। इस क्रांति से विभिन्न वर्गों के उदय से सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। पूंजीपति वर्ग आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावी हो गए। श्रमिक वर्ग अब कारखानों में काम करने लगे। उससे कम वेतन पर प्रायः 12 से 15 घंटे पर काम करना पड़ता था। फलतः उनका शोषण बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि टिस्को का स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका आंसर होगा 19वीं शताब्दी में भारत में आमतौर पर ब्रिटेन में बनी स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लौह अयस्क व कोयले के विशाल भंडार थे लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसके 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? इसका उत्तर होगा बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल चुका था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर
थे। दक्षिण पूर्वी, पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। यूरोप की व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। जल्द ही यह शब्द प्रचलित हो गया और मसालों की तलाश में जब पुर्तगाली पहली बार भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार से प्रभावित किया? इसका उत्तर होगा, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए थे। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए कई बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन परेशानी अभी और भी बढ़ने लगी थी। 1830 के दशक में भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। इसके पश्चात 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितने सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूत कातने वाले की भी हालत खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इतिहास का हम लोग दूसरा चैप्टर करते हैं जो कि है 1800 क्रांति से संबंधित। तो इसका पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कि बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 30 जुलाई 1857 को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माधव सिंह और नगदीर अली ने किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर होगा चुट्टू पालू घाटी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका उत्तर होगा पलामू का। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा बिहार। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया? तो इसका आंसर होगा कर्नल डाल्टन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1857 को। 8 नंबर क्वेश्चन दिया, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग था। 9 नंबर क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? इसका उत्तर होगा 16 अप्रैल 1858। 10 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहेब कौन थे? इसका उत्तर होगा नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र। क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र इसको है जो कि अडॉप्ट किया हुआ पुत्र था। 11 नंबर क्वेश्चन, चुट्टू पालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? इसका आंसर होगा और मांझी क्षेत्र के टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी में एक वृक्ष में लटका कर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा तात्कालिक कारण था कि चर्बी वाले कारतूस जो इनफील्ड नामक राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलने पड़ते थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कोई दो परिणाम बताना है। इसका उत्तर होगा 1857 के 2 विद्रोह का परिणाम।
पहला, कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत में ब्रिटेन की पार्लियामेंट का शासन लागू हो गया। दूसरा, इसका परिणाम हुआ कि भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज सेना के हाथों में रखा गया। भारतीय सेना का विश्वास कम किया जाने लगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? तो इसका उत्तर होगा कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक विद्रोह क्या है? तो इसका उत्तर होगा जब सिपाही इकट्ठा होकर सैनिक अफसर का हुक्म मानने से इनकार कर दे, उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विद्रोह के प्रमुख केंद्र के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झांसी, बुंदेलखंड, हैदराबाद, कानपुर और लखनऊ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन था? इसका उत्तर होगा मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था। उसी ने सर्वप्रथम मार्च 1857 में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया। उसे अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दिया था। उसके प्राण दंड की खबर सुनकर भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर दिया था। इस तरीके से हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी थी? तो इसका उत्तर होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प लिया था। रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था? इसका उत्तर होगा नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर राइफल में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धार्मिक आस्था पर चोट थी। इसी कारण से भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कब और कैसे हुई? इसका उत्तर होगा 1857 की क्रांति 9 मार्च 1857 ईस्वी को शुरू हुई। क्रांति की प्रथम हलचल मार्च 1857 ईस्वी में बंगाल के बैरकपुर में हुई, जहां मंगल पांडे नामक भारतीय सिपाही ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी। वहां के सैन्य दल को तत्काल भंग कर दिया गया, परंतु फिर भी विद्रोह की खबर पूरे देश में फैल गई। शीघ्र ही अनेक भारतीय सैनिकों तथा भारतीय जनता ने उनका साथ दिया और वे सब मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए युद्ध के लिए मैदान में आ गए। 4 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो इसका उत्तर होगा झारखंड में 12 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव से हुई थी। दानापुर कैंट के सिपाही एवं शाहाबाद के बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहाँ के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह की आग देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, रांची स्थित सैनिकों के बीच में फैल गई। कालांतर में सैनिकों को आम जनता का समर्थन मिलने लगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई थी। उसने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सतारा, नागपुर, संभल, झांसी और बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। मुगल बादशाह को नजराना बंद दिया था। सिक्कों पर से बादशाह के नाम हटा दिया। इन कार्यवाही से कमजोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए थे। अन्य शासकों में भी भय फैल गया। देसी राजाओं ने सेनाओं को भंग कर दिया और इन सब कारणों से देसी राजाओं के घोर
विरोधी हो गए और 1857 की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिक की मदद की बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह में खुलकर भाग लिया। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुए? तो इसका उत्तर होगा 1857 की क्रांति के बाद भारत में निम्नलिखित बदलाव हुए। पहला बदलाव यह हुआ कि 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने अब कंपनी से भारत पर शासन करने का सभी अधिकार वापस ले लिए। ख में इसका पॉइंट दिया हुआ है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा, जिससे कहा गया कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में दे दिया गया। एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। अब भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ग नंबर में देश के सभी देशी राज्यों के शासकों को भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने का भरोसा दिया गया। उन्हें दत्तक पुत्र अपनाने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उन्हें ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। नेक्स्ट पॉइंट है भू स्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने एवं जमीन पर उनके अधिकारों की स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। नेक्स्ट इसका पॉइंट है विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ और हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छा योगदान रहा। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं? तो इसका उत्तर होगा कंपनी सरकार ने समाज सुधार के अनेक काम आरंभ किए। इन कार्यों में भारतीय सामाजिक जीवन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। सती प्रथा, नर बलि को बंद करने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कानून बनाया गया। यद्यपि ये कानून भारतीय समाज के लिए हितकर थे, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार चाहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, स्त्री शिक्षा का प्रचार, रेल, डाक तार आदि व्यवस्था होने से उनकी आशंका और बढ़ती गई। 1856 में पारित विधेयक ने उनकी आशंका को और बल दिया। इस विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा और साहित्य के विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने से भारतीय बौद्धिक वर्ग भी कंपनी से नाराज हो गया। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को दृढ़ करना चाहता था। इसी कारण वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी या फिर उच्च पद एवं अनेक सुविधाएं प्रदान करता था। यानी कि जो ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसको बहुत सारा मतलब कि उसका सुविधा कर दिया जाएगा, नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। अंग्रेजों की इस नीति ने हिंदू मुसलमानों ने काफ़ी कंपनी के प्रति घृणा भी भर दिया था। इन्हीं कारणों से भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? इसका उत्तर होगा कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। बहादुर शाह को 1858 में रंगून के जेल में भेज दिया गया।
जहाँ उनकी मृत्यु 1862 में हो गई। 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जों में चला गया। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए। तात्या टोपे मध्य के भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते थे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकत की हार से लोगों को हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोग विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी उनका विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादारों भूमियों के लिए इनामों का ऐलान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। विद्रोहियों से कहा गया कि समर्पण के साथ इस बात की घोषणा करते हैं कि किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। अगर अंग्रेज का हत्या किया है तो वो कुछ न कुछ कैटेगरी में जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों और नवाबों राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका है महिलाओं की स्थिति में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं की स्थिति में सुधार, इसका तो लघुत्तर प्रश्न है। पहला, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगा था? इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन। तीसरा क्वेश्चन है, किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा? इसका आंसर होगा राज सुंदरी देवी। फोर्थ क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है ताराबाई शिंदे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया? आंसर होगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, ओरु जाति, ओरु मत है, ओरु देव मनुष्यान, मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, किसका कथन है? तो ये होगा नारायण गुरु। 7 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर होगा एरर अभिलेख में मिलता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली थी? इसका आंसर होगा अलीगढ़। 9 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार दिल्ली में सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? इसका होगा आंसर रजिया सुल्तान। 10 नंबर क्वेश्चन है, विलियम बेल्टिक ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किए? इसका उत्तर होगा विलियम बेल्टिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा कॉर्नवालिस और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए। 11 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ज्योतिबा फुले, जो कि एक समाज सुधारकों में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था। उन्होंने भारत महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। महिलाओं को शिक्षा के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया कि समाज का विकास बिना लड़की को उचित शिक्षा दिए नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सती कौन कहलाती है? इसका उत्तर होगा वह विधवा जो अपने पति के मरने के बाद स्वयं को उसकी जलती चिता पर जल जाती है, सती कहलाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का स्थापना कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में बम्बई में हुआ था। तो हम लोगों का इस चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका लघुत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं।
इसका पहला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? इसका उत्तर होगा 19वीं शताब्दी में लोग में आम धारणा यह बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो वह घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं देगी। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से गुजरना पड़ता है। लोगों की धारणा थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्होंने घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था की। दूसरा क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए? बाल विवाह के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा, भारतीय समाज में बाल विवाहों महिलाओं के लिए के विकास में एक रोधक बना है। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र भिन्न भिन्न निर्धारित थी, जैसे कि बड़ौदा राज्य में 1991 में विवाह के लिए लड़के लड़कियों की उम्र 16 से 12 निर्धारित थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। केशव चंद्र सेन का बाल विवाह रोकने के पीछे उद्देश्य था कि बाल विवाह महिलाओं एवं अपने देश के विकास के मार्ग में रोधक न बने, क्योंकि इसमें जिन बच्चों का बाल विवाह होता है वे बच्चे अपने देश का आने वाले भविष्य है, जो हमारे देश के विकास में तेजी ला सकते। इसलिए भारत देश के बाल विवाह की प्राचीन प्रथा पूरी तरह से समाप्त करना ही केशव चंद्र सेन का उद्देश्य था। अब हम लोग इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा क्या प्रयास किए गए थे? इसका उत्तर होगा, राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्र व दुखी समानता पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश की कि धर्मशास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया था। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए। व्यक्तिगत यानी वो अकेले भी प्रयास किया था। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपने पूरा समर्थन दे। राजा राम मोहन राय एक धर्म सुधारक की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में भी अधिक विख्यात हैं। विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित कर दिया। सर्वप्रथम यह कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। उसके बाद फिर यह बम्बई में और मद्रास में भी लागू किया गया। इस कानून के लागू होने से स्त्रियों की स्थिति व्यापक सुधार हुई। इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया था? उन्होंने स्वयं क्या आदर्श प्रस्तुत किए? या इसको क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए क्या किया? इसका उत्तर होगा, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर समर्थन किया। उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह की मान्यता दी गई है। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन में हजारों लोगों की हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया, जिसके फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता दे दी गई। देश के कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों ने विद्यासागर का विरोध किया, उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया, लेकिन विद्यासागर इन विरोधों से विचलित कभी नहीं हुए। उन्होंने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप बंगाल में उस समय काफ़ी विधवा विवाह हुए। विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन भारत के कई हिस्सों में फैल गया
और बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिलने लगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो उत्तर, और उनकी सामाजिक स्थिति आज से कैसे अलग थी? तो इसका उत्तर होगा कि प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक तथा ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ ही यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती थी, दान दिया करती थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, इसलिए वे शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी का प्रथा ही प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अंतर्विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई थी। कई ग्रंथों में कन्याओं के कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया। गुप्त काल के साहित्य और कला में नारी का आदर्श रूप झलकता है, पर व्यापारिक दृष्टि में उनका स्थान गौण था। पति के मरने के बाद पत्नी को सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में महिलाओं से अच्छी है। आज के इस बदलते परिवेश में नारियों की दशा में चाहे किसी क्षेत्र में हो वह अपनी अलग अलग पहचान बना चुकी है, जिससे वह अपनी जिंदगी के सही फैसले ले सके और समाज में अपने ढंग से फैसला ले सके। लेकिन प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल को छोड़कर उत्तर वैदिक काल एवं गुप्त काल में महिलाओं की सामाजिक स्थितियां दयनीय होती चली गई। इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। इसमें हम लोग पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। इसका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ज्योतिबा राव फूले। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? इसका आंसर होगा गुलामगिरी। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे? इसका उत्तर होगा ई.वी. रामास्वामी। 4 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। 5 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो उसका उत्तर होगा शिकागो। 7 नंबर क्वेश्चन में, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। 9 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 10 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? इसका उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, ई.वी. रामास्वामी नायकर किस नाम से प्रसिद्ध थे? इसका उत्तर होगा पेरियार नाम से प्रसिद्ध थे। 12 में क्वेश्चन है, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? इसका उत्तर होगा परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसी विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में जातीय पूर्वाग्रहों को त्याग का आह्वान किया। 13 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार किसके आलोचक थे? उत्तर होगा पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासकर वे मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न
इस तरीके से बनेगा। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए किन माध्यमों का सहारा लिया? उत्तर होगा, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर बल दिया। यह संगठन भक्ति परंपरा का समर्थक था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन समाज सुधारकों और संगठनों के सदस्यों में कई लोग ऊंची जातियों के थे, लेकिन उन्होंने निचली जातियों के लिए आंदोलन किए। दूसरा क्वेश्चन है, रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? इसका उत्तर होगा, मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े ईवी रामास्वामी नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। वे लोग के बीच पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में कांग्रेस के सदस्य भी बन गए। राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ है। इस बात से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले या ज्योतिबा राव फूले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? इसका उत्तर होगा, 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक में लिखा। इससे एक दशक पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, जिसके बाद अमेरिका में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। यह पुस्तक उन्होंने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को समान बताने का प्रयास किया। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया? इसका उत्तर होगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा। न्यूयॉर्क में उन्होंने भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए वेदांत सोसाइटी की गठन किया। पेरिस में 1900 में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों हैं। उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर क्यों दिया? इसका उत्तर होगा, उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। इनमें प्रथम है वेदों का अध्ययन। शेष सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधनों को कमजोर करने में दयानंद और आर्य समाज के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधनों को कमजोर करने में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विचारों को काफी गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उन्होंने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा को माना था। इस चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत हैं? इसका उत्तर होगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिला, मगर पाश्चात्य जगत के कुछ उच्च विचारों
का और आधुनिक विज्ञान भारत में लाने में इस शिक्षा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिक्षित भारतीय भी दुनिया के अन्य भागों की राष्ट्रीयता तथा जनमत के आंदोलन से और बाद में समाजवाद के आंदोलन से परिचित हुए। वास्तव में जातीय समानता के प्रति जागृत के लिए शुरू हुए इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। धार्मिक और सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं में सुधार के साथ शुरू हुई यह जागृति कालांतर देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन में फैली। इस प्रकार मैं इस बात से सहमत करता हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा में जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? इसका उत्तर होगा महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म बम्बई महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ था। महार को निम्न जाति का माना जाता था। अंबेडकर के दैनिक जीवन में जातीय भेदभाव को करीब से देखा था। बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। विरोध जताए जाते थे, पर उन्हें कक्षा के बाहर में बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़के को पढ़ाया जाता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल शिक्षा के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा लेने के लिए अमेरिका चले गए। वापस आने पर उन्होंने जातीय संरचना के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा था। 1927 ईस्वी में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिससे महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ब्राह्मण पुजारियों ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि दलित भी पर मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के 3 आंदोलन किए। इसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को उजागर करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हम लोग का इतिहास है, जो कि इतिहास पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर को करेंगे, ठीक है।